नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनुप उपाध्याय। साथियों, पिछले 72 घंटे में मध्य पूर्व की सीमाओं पर जो घटनाएं जो हुई हैं, उसने पूरे दुनिया के राजनीति को हिला दिया है। एक्सपर्ट इसे कह रहे हैं कि पिछले दशक का सबसे बड़ा वेस्ट एशिया संकट है। पिछले 72 घंटे में इजराइल ने कई देशों के ऊपर हवाई हमले किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों का दायरा गाजा, लेबनान, सीरिया, ट्यूनीशिया, कतर और यमन तक फैला। और यह सिर्फ एक रात में होने वाले हमले नहीं हैं, बल्कि यह संकेत है कि कोई विस्तारित रणनीति काम कर रही है। आज के हम इस वीडियो में लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप देखेंगे क्या हुआ है, क्यों हुआ है, किसने क्या कहा है और भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। रोज रात 9 बजे हम अंतरराष्ट्रीय समाचारों का विश्लेषण करते हैं और भारत के नजरिए से उसको देखते हैं। और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है। इजराइल का 72 घंटों में 6 मुस्लिम देशों पर हमला, 200 की मौत, 1000 घायल। नेतन्याहू बोले जो अमेरिका ने किया वही कर रहे हैं। आइए इस टॉपिक को और अच्छे से समझते हैं। तो साथियों, किसी भी करंट कॉन्फ्लिक्ट्स को, यानी कि जो वर्तमान में जो भी हिंसा चल रही है, जो भी तनाव चल रहा है, उसको समझने के लिए हमें पहले उसके हिस्टोरिकल और स्ट्रेटेजिकल इस बैकग्राउंड को समझना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। इजराइल का सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन हमेशा प्रोएक्टिव रहा है। चाहे हम 1967 के 6 डे वॉर के बारे में बात करें, जहां 1967 के 6 डे वॉर की बात करें तो वहां हमने देखा है कि प्री एम्प्टिटिव स्ट्राइक से रीजन के जो बॉर्डर है, यानी कि जो क्षेत्र है, उसकी जो सीमाएं हैं, वो सीमाएं बदल गई। इजराइल ने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित की और यह डॉक्ट्राइन आज भी इजराइल की रणनीति का एक आधार है। 2001 में आपको याद होगा दोस्तों कि 2001 में 9/11 की घटना हुई, जब अलकायदा ने अमेरिका के ट्विन टावर के ऊपर हमला किया और उसके बाद अमेरिका ने ग्लोबल वॉर ऑन टेरर की जो है वो शुरुआत की। और इसी तरह से इंटरनेशनल काउंटर टेरर ऑपरेशन में ग्लोबल नॉर्म्स को जो है वह एक नया आकार दिया गया, रीशेप किया गया। और यह दिखाता है कि एक देश अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए क्रॉस बॉर्डर या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्शन भी ले सकता है। क्रॉस बॉर्डर या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्शन का मतलब है कि अपनी सीमा को पार करके भी जो है वह किसी भी प्रकार की जो है वो क्रियाएं कर सकता है। जैसे कि भारत का भी आपने देखा होगा कि भारत ने किस प्रकार से अपने सरहदों को लांघकर सर्जिकल स्ट्राइक किया था। और आज नेतन्याहू का जो बयान है, उस बयान में इसी बात को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब बात सुरक्षा की होगी, जब बात थ्रेट्स की होगी, तो वह इस सुरक्षा जो थ्रेट्स को लेकर है, यानी कि जो धमकियों भरा होगा, तो ये क्या करेंगे, क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन करेंगे और क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन को ही अपनी नीति का एक टूल के रूप में जो है वह काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए समझते हैं दोस्तों। आपके स्क्रीन पर ये मैप दिख रहा है, आप देख रहे हैं, ये इजराइल आपको देखने को मिल रहा है। और 8 से लेकर 10 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर और 10 सितंबर, इन 3 दिनों में अगर हम बात करें तो इजराइल ने ट्यूनीशिया पे हमला किया, इजराइल ने लेबनान पे हमला किया, सीरिया पे हमला किया, कतर पर हमला किया, यमन पर हमला किया। और ये तस्वीरें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हमलों की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आप इन तस्वीरों को देखिए और मैप के आधार पर आप देख सकते हैं कि यह लोकेशन जो है वो कहां है। गाजा के ऊपर अगर हम बात करें तो 2 बार जो है वो हमला किया गया इजराइल के द्वारा। और ये हमला जो है, एक बार जो है वो 8 तारीख को फैमिली नामक स्थान पर और 9 तारीख को अल्मा नामक स्थान पर जो है वो किया गया। और इसका लोकेशन आपको आपके स्क्रीन पर जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि इजराइल जो है एक के बाद एक जो है वो हमला, इजराइल ने जब लेबनान पर हमला किया था तो इजराइल के जो वारप्लेन्स हैं वह लेबनान के जो है वो बालवेक और हार्मल, ये 2 जगह है। आप हार्मल देखिए, ये लेबवा है, ठीक, यहां भी, और ये बेरूत का एरिया आपको देखने को मिल रहा है। तो यहां भी जो है इसने हमले किए और लगभग 5 के आसपास आदमी जो है यहां
मारे गए। अब हमने कहा कि किसी भी घटना को अगर हमें समझना है तो उस घटना के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हमें जाना होगा। और हमने यह भी कहा कि इजराइल का सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन हमेशा जो है वो प्रोएक्टिव है और प्रीएम्प्टिव है। हमने 1967 के 6 डे वॉर के बारे में बात की और हमने 2001 के 9/11 के बारे में भी बात की थी, जब ग्लोबल वॉर ऑन टेरर को जो है दिखाया गया और जिस समय अमेरिका ने क्रॉस बॉर्डर एक्शन की जो है शुरुआत की बात की और कहा कि यह हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी का एक हिस्सा है। और इजराइल भी जो है वो पहले ही अपने खतरे को दूर करने के लिए या अपने खतरे को आने से पहले खत्म करने के लिए जो है वह इस स्ट्रेटजी को अपना रहा है। 1948 की अगर हम बात करें तो 1948 में स्टेट का फॉर्मेशन हुआ अरब इजरायली वॉर के बाद। 1967 में 6 डे वॉर चला जो कि प्री एम्प्टिटिव डॉक्ट्राइन थी इजराइल की। 2001 की बात करें तो यूएस ग्लोबल वॉर किया जिसको कि टेरर के ऊपर कहा और इसको इसने प्रीसिडेंट कहा, यानी कि पहले ही हम कर दें। 2023 में अगर हम बात करें तो हमास का अटैक हुआ और उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, हमास का अटैक आपने देखा था इजराइल के ऊपर अक्टूबर के महीने में और उसके बाद गाजा कॉन्फ्लिक्ट जो है उभर का है। 2023 में अगर हम बात करें तो हमास ने, आपको याद होगा कि 2023 में गाजा में इजराइल का जो है वो हमला हुआ और यह केवल एक लोकलाइज अटैक नहीं था, यह रिस्पांस में इजराइल ने गाजा के अलावा लेबनान, सीरिया और अन्य जो भी प्रॉक्सी जोन थे उस पर मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑपरेशन जो है वो तेज कर दिए। हमने कहा प्रॉक्सी, तो प्रॉक्सी का मतलब क्या? तो प्रॉक्सी का मतलब कि वो फोर्स, वो ताकतें, वो एक्टर जो किसी देश की ओर से काम कर रहे हैं लेकिन ऑफिशियली अगर हम बात करें तो वह शामिल नहीं है। 2023 में अगर आपको याद होगा दोस्तों तो लेबनान का एक समूह है जिसको कि हम हिजबुल्लाह कहते हैं और हिजबुल्लाह को आपको याद होगा कि ईरान के द्वारा जो है वो सपोर्ट किया जाता है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ईरान बेस्ड जो मिलिटेंट्स हैं, ठीक, जो कि एक तरह से सीरिया और इराक भी इनको हेल्प करता है, तो ये पूरा का पूरा अगर हम बात करें तो ईरान बेस्ड जो मिलिटेंट्स हैं वो सीरिया और इराक में, माफ कीजिएगा, सीरिया और इराक में, इस पूरे रीजन में अगर हम बात करें तो डिस्टेबलाइज करके रखा हुआ है। हुतीज जो कि यमन में है और इसने अरबियन सी और गल्फ वाला जो क्षेत्र है इसको प्रभावित कर रखा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ इजराइल और हमास तक सीमित नहीं है बल्कि ईरान के नेटवर्क जो है तक जो है वो फैल चुका है। और अब सिचुएशन जो है वह एक तरफा या दो तरफा नहीं है, अब सिचुएशन जो है वो बहुआयामी हो चुका है, मल्टी फ्रंट का बन चुका है। मल्टी फ्रंट का बन चुका है, बहुआयामी बन चुका है। कैसे हो चुका है इसको हम देखें, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, मल्टी फ्रंट कॉन्फ्रेंस आपको देखने को मिल रहा है, कॉन्फ्रेंशन, ठीक है। मल्टी फ्रंट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक, तो मल्टी फ्रंट की अगर हम बात करें तो आप देखिए सबसे पहले आपको ये गाजा फ्रंट के बारे में अगर हम बात करें, ठीक, तो गाजा फ्रंट पे अगर हम बात करें तो गाजा फ्रंट पे डायरेक्ट अगर हम बात करें तो इजराइल और हमास के बीच में आपको कॉन्फ्रेंशन दिख रहा है। दूसरा, अगर हम लेबनान फ्रंट के बारे में बात करें तो हिजबुल्लाह जो है वो रेडी है किसके लिए? कॉन्फ्लिक्ट के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, हम सीरिया के बारे में अगर हम बात करें या सीरिया के अलावा अगर हम बात करें तो हम इराक के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो सीरिया और इराक जो है वह ईरान बैक्ड मिलिटेंट्स जो है वह इस क्षेत्र में एक्टिव हैं। अगर हम यमन के फ्रंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक, तो यमन के फ्रंट के बारे में अगर हम बात करें तो यमन फ्रंट पे हमें क्या दिख रहा है कि हुतीस जो है ये यमन का क्षेत्र है, तो हुतीस जो है इस क्षेत्र में हम क्या देख रहे हैं कि इनडायरेक्टली जो है वो इन्वॉल्व है। इसलिए ये पूरा का पूरा जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, यहां एक्स्ट्रा टेरिटोरियल सिक्योरिटी डायनेमिक्स की जो है वो आवश्यकता है। और इसलिए इस रीजन को वाइड तौर पर अगर हम बात करें तो यह कहा जाता है कि अब इजराइल का एक्शन सिर्फ अपने बॉर्डर तक सीमित नहीं है, वो पूरे रीजन के ऊपर इजराइल का अटैक जो है वो असर डालता है। अब हमने कहा कि इजराइल ने 8, 9, 10 ये 3 दिन जो है एक एक करके जो है वो हमला करना शुरू किया और एक एक करके जो हमला किया वो आप देखिए कि ये 6 जगह आपको देखने को मिला कि इन 6 जगहों पे हमला किया, चाहे टूनिशिया की बात करें, लेबनान की बात करें, सीरिया की बात करें, कतर की बात करें, यमन की बात करें, है ना, गाजा की बात करें। तो पहले दिन की अगर हम बात करें तो इजराइल ने जब गाजा के ऊपर हमला किया तो गाजा के ऊपर सबसे पहला हमला था इसका और सबसे इंटेंस फ्रंट जो है गाजा था। इजराइल ने जो है गाजा के ऊपर लगातार बॉम्बार्डमेंट किया, खूब सारे मिसाइल गिराए, बम गिराए। और कहा यह जा रहा है कि ऑफिशियल्स और लोकल हेल्थ सोर्स के द्वारा पता चला कि 2 दिनों में, यानी कि सोमवार और मंगलवार के दिन, अगर केवल गाजा की बात करें तो गाजा में 150 लोगों की मृत्यु जो हुई और लगभग 540 से अधिक लोग जो है वो घायल।
अब ये जो अपडेट आया है वो अल जजीरा के माध्यम से अपडेट आए हैं और गाजा में सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन नहीं बल्कि पूरा रीजनल टेंशन जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो यही था और यहीं से बाकी सारे के सारे फ्रंट जो है वो एक्टिव हुए। यानी कि गाजा में 2 दिन में 150 लोगों की मृत्यु और 540 लोग घायल हमें देखने को मिल रहा है। अब दूसरा दिन चले, दूसरा दिन इजराइल ने जो है वो लेबनान के ऊपर हमला किया। ये दूसरा दिन है ना, पहला दिन हमने गाजा के ऊपर बात किया, दूसरा दिन हम लेबनान के ऊपर चले। लेबनान के ऊपर जब हमला किया इसने, लेबनान और लेबनान के अलावा अगर हम बात करें तो सीरिया, इन दोनों पे जो है दूसरे दिन हमला किया। तो जैसे ही लेबनान और सीरिया के ऊपर हमला किया गया, यानी कि गाजा से शुरुआत थी और गाजा तक रुका नहीं, सीरिया और लेबनान, तो इजराइल ने लेबनान का एक जगह जिसका नाम है बक्का और साउथ, और सीरिया में अगर हम बात करें तो जो उनका मिलिट्री साइट्स था उन सभी के ऊपर स्ट्राइक किया। और टारगेट क्या था? तो टारगेट था हिजबुल्लाह और टारगेट था कि ईरान के द्वारा जो भी सपोर्टेड वहां के पूरे ग्रुप है उनके ऊपर जो है वो क्या करना है, हमला करना है, उनको कमजोर करना है। तो कुछ लोकल डेथ हुए, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है वो डैमेज हुआ, ऐसा रिपोर्ट आया और कहा यह गया कि यहां लेबनान में और सीरिया की अगर हम बात करें तो पूरा फोकस लेबनान और हिजबुल्लाह को और ईरान टारगेटेड जो भी सपोर्टिंग टीम थी उनके ऊपर जो है वो हमला किया गया। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है जहां सीज फायर के बारे में बात की गई, उस सीज फायर को तोड़ा गया। ठीक, तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जो रीजनल सीज फायर जो बाउंड्री थी उस सभी का जो है बहुत बड़े स्तर पर जो है इसका ब्रीच किया गया। तो इसका मतलब यही है कि इजराइल सिर्फ डिफेंसिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव पोस्चर में जो है वो आ चुका है। ठीक, दूसरे दिन की ही बात करें तो इजराइल का हमला हमें कहां देखने को मिला? तो इजराइल का हमला हमें ट्यूनीशिया के ऊपर देखने को मिला। यह भी आपका दूसरे दिन ही देखने को मिला। अब इजराइल ने जब ट्यूनीशिया पे हमला किया तो सबसे इंटरेस्टिंग घटना क्या देखने को मिली कि ये जो ट्यूनीशिया आपको देखने को मिल रहा है, ये ट्यूनीशिया में अगर आप बात करें तो ये इंटरनेशनल वाटर बॉडीज है। ठीक है, और इस जगह पे अगर हम बात करें तो इजराइल ने जो है वह ड्रोन से हमला किया है ना। और ये जो क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, ये क्षेत्र अगर देखेंगे तो लाल सागर का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। ये भूमध्य सागर का क्षेत्र है और ये आपको लाल सागर का क्षेत्र जो देखने को मिल रहा है। ठीक, और ये सबसे ज्यादा व्यापार के लिए बहुत एक्टिव है। यानी कि यूरोप के क्षेत्र से ये अफ्रीका का क्षेत्र दिख रहा है, इसके ऊपर ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है। तो यानी कि यूरोप से अगर किसी को व्यापार करना है तो उसको इसी मार्ग से होकर आना है। चाहे इंडिया को ही व्यापार करना है तो इसी मार्ग को जो है वो क्या करना है, क्रॉस करना है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए। ठीक, तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा जो सप्लाई लाइन है, इस सप्लाई लाइन को हाई रिस्क जोन जो है वो बना दिया गया। ठीक, तो कुल मिलाकर एक समस्या हमें और देखने को मिली। अब तीसरे दिन की बात करें जिसकी वीडियो कल हमने बात की थी, ये कतर देखने को मिल रहा है आपके स्क्रीन पर। कतर के ऊपर भी जो है उसने क्या किया, इजराइल ने तीसरे दिन हमला किया और ये सबसे सनसनीखेज घटना था जब कतर की राजधानी दोहा में हमास लीडरशिप के जो कंपाउंड है उसके ऊपर स्ट्राइक हुई। और ये उसी समय हुआ जब कतर जो है वह मीडिएटर की भूमिका निभाने के बारे में बात कर रहा था। कतर जो हॉस्टेज हैं उनको रिलीज करने के लिए जो है वो बीच में बात कर रहा था। तो इसी अटैक ने जो है वो क्या किया, जो बीच बचाव के बारे में बात हो रही थी, जो मध्यस्थता के बारे में बात हुई, उस मध्यस्थता को जो है इजराइल के इस हमले ने जो है वह कमजोर कर दिया। इसको लेकर अल जजीरा और राइटर्स की रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि इस हमले में जो कतर पर हमला हुआ उसमें लगभग 6 के आसपास लोगों की मृत्यु हुई। और कतर ने इस इंसिडेंट को, इस घटना का जो है वो बहुत बड़े लेवल पर जो है वह कंडेमेंशन किया, बहुत विरोध किया और डिप्लोमेटिक स्तर पर यह स्ट्राइक जो है एक गेम चेंजर जो है वो साबित भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि सीधे तौर से अगर हम बात करें तो जो मध्यस्थता करने के बारे में बात हो रहा था उसी के ऊपर जो है वो हमला कर दिया गया। ठीक, यानी कि दोहा का जो स्ट्राइक है वो क्या कर रहा है, मध्यस्थता यानी कि जो मीडिएटर है उसी को कोलैप्स जो है वो कर दिया। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, अमेरिका का जो बेस कैंप है जो कि इस मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को सुरक्षा देने के लिए है वो आपको दोहा के पास ही देखने को मिलेगा। और अमेरिका ने इस पर किसी भी प्रकार का अपना कोई वक्तव्य नहीं दिया। कल के वीडियो में हम लोगों ने इस पर चर्चा की। तो इससे भी लेकर जो मिडिल ईस्ट जो भी कंट्रीज हैं वह अमेरिका को संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं और कहीं ना कहीं चाइना के प्रति उनका झुकाव जो है वो देखने को मिल रहा है। तीसरे दिन की ही बात करें तो यमन के ऊपर अगर हम बात करें तो यमन के ऊपर भी इजराइल ने हमला किया और यह आखिरी फ्रंट था जिसके ऊपर इजराइल ने हमला किया, जिसमें अगर हम बात करें तो
सना में अगर हम बात करें तो जो हूती हैं उनको टारगेट किया गया इजराइल के द्वारा, और कम से कम कहा गया कि यहां जो मरने वालों की संख्या थी वह लगभग 35 लोग जो है वह आपको इस यमन में जो है वो मारे गए, और लगभग 130 से अधिक लोग जो है वो घायल हुए। अब इजराइल का यह कहना है कि यह जो स्ट्राइक उसने किया है वह केवल आतंकी कमांड सेंटर्स के ऊपर किया है और जो फ्यूल डिपो है उसके ऊपर किया है। ठीक, तो एक के बाद एक जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर इजराइल का जो हमला है, इस हमले के बारे में अगर हम बात करें तो यह एक मल्टी फ्रंट एक्शन है, और इस मल्टी फ्रंट एक्शन का जो है वह जियो पॉलिटिकल प्रभाव जो है वो बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। कैसे पड़ने वाला है? तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो यह सिर्फ इजराइल और हमास तक ही सीमित नहीं है। जब कतर में दोहा स्ट्राइक हुआ, यमन में होती इन्वॉल्वमेंट के बाद गल्फ रीजन के बारे में अगर हम बात करें तो इस पूरे गल्फ रीजन में जो है वो तनाव देखने को मिला। अगर हिजबुल्ला या ईरान बैक ग्रुप भी एक्शन में आए तो कहीं ना कहीं इसका एक चैन रिएक्शन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। दूसरा, अब गल्फ स्टेट्स अगर इसकी प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे कि कतर, सऊदी अरबिया, यूएई, अगर ये इजराइल के एक्शन की अभी तो कड़ी निंदा कर रहे हैं, लेकिन अगर कुल मिलाकर अगर इसके विरोध में कोई एक्शन ले लिए तो इसका मतलब है कि डिप्लोमेटिक चैनल जो है वह टेम्परली जो है ब्लॉक हो जाएंगे, और हॉस्टेज नेगोशिएशन जैसी जो भी चीजें हो रही हैं उस प्रोसेस के ऊपर जो है वो बुरा असर हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तेल और व्यापार के ऊपर भी इसका असर देखने को मिलेगा। जैसा कि हमने बात किया कि ये मेडिटेरियन सी आपको देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको यूक्रेन और रशिया नजर आएगा, इधर आप जाएंगे तो आपको यूरोप नजर आएगा। यहां हमने लाल सागर के बारे में बात की। ठीक, अब ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, जब ट्यूनीशिया के ऊपर हमला किया गया तो हमने कहा कि जो नेवल एरिया है इसके लिए बहुत ज्यादा रिस्क हो गया, क्योंकि पूरा व्यापार यहीं से हो रहा है। तो लाल सागर और भूमध्य सागर का जो पूरा रूट है वह क्या हो गया, अब पूरी तरह से रिस्की हो गया। जो भी शिपिंग कंपनियां हैं वो शिपिंग कंपनियां अपना इंश्योरेंस चार्ज जो है वो क्या कर सकती है, बढ़ा सकती हैं। जो किराया है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। जो कच्चे तेल हैं उनकी कीमतों में उछाल हो सकता है। तो सीधे सीधे अगर हम बात करें तो जो देश तेल का आयात कर रही हैं उनके ऊपर इसका असर पड़ेगा। यानी कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत चूंकि इन देशों से जो है वो तेल खरीद रहा है तो भारत के लिए समस्या आ सकती है। ठीक, अब यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, क्योंकि हमने इस टॉपिक को अभी जब डिस्कस किया तो हमने कहा इजराइल ने हमला किया और इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है। और कतर में ही अगर हम बात करें तो कतर ने में जो है वह दोहा के पास अमेरिका ने अपना एक कैंप लगा के रखा है, जिस कैंप के माध्यम से उसने जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है उनको यह आश्वासन दिया है कि भैया हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। लेकिन यूएस का जो रिएक्शन है वो थोड़ा सा मिश्रित है, मिक्स दिखा। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी कहा गया कि यूएस की थोड़ी एडवांस नोटिस जो है यूएस को दी गई थी, लेकिन कंफ्यूजन और डिप्लोमेटिक टेंशन भी जो है वो यूएस के द्वारा नजर आई। यानी कि यूएस ने से जो सपोर्ट है, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यह सपोर्ट यूएस का जो है वो बहुत क्लियर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक, अब रशिया और चाइना की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से तनाव बढ़े हुए हैं, इसका मतलब है कि रशिया चाइना भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, और जब इन्वॉल्व होंगे तो मल्टीपोलर जो है वह फ्रिक्शन हमें देखने को मिलेगा। मल्टीपोलर यानी कि कई ध्रुवों पर तनाव की स्थिति हमें देखने को मिलेगी। और अब यह मामला केवल वेस्ट और मिडिल ईस्ट का नहीं है, बल्कि ग्लोबल पावर डायनामिक्स में भी अगर हम बात करें तो यह पूरा मामला जो है वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है। बात समझ में आ रही है? ठीक, अब आगे बढ़े तो कुल मिलाकर और भी अगर हम बात करें तो इन सब घटनाओं के बाद नेतन्याहू का जो बयान है वह बयान अपने आप में भी एक बड़ा ही अगर हम बात करें तो नेतन्याहू ने कहा कि वी आर डूइंग व्हाट द यूएस डिड। ठीक, नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम वही कर रहे हैं जो अमेरिका कर रहा है। कब किया? अमेरिका ने 9/11 के बाद जिस प्रकार से आतंक के खिलाफ जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके जो एक्शन ले रहा था वही हम भी कर रहे हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि यह हमारी संप्रभुता और हमारी आत्मरक्षा के लिए जरूरी है, यह नेतन्याहू कह रहा है। यानी कि नेतन्याहू ने सीधे कहा है कि इजराइल जो है वो खुलकर वही करेगा जो यूएस ने 9/11 के बाद किया था। यानी कि एक्शन जो है वह किसी भी घटना के पहले हम जो है अपने आप को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं, और इस प्रकार से नेतन्याहू अपने आप को जस्टिफाइज कर रहे हैं। और इस प्रकार का नेतन्याहू का जो बयान है वह यह दिखाता है कि इजराइल खुद को लीगल रूप से और स्ट्रेटेजिक तौर पर जो है वह सही भी साबित करना चाहता है।
ठीक, कि वह किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रा टेरिटोरियल स्ट्राइक कर सकता है, क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक कर सकता है, और यह उसके मोरल और सिक्योरिटी पॉइंट से जो है वो जस्टिफाइड है, ऐसा इजराइल कह रहा है। वो कर सकता है, ऐसा इजराइल कह रहा है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो नेतन्याहू अपने देश के लोगों को कहीं ना कहीं एक संदेश भी देना चाह रहे हैं, एक सिग्नल भी देना चाह रहे हैं कि उनका जो लीडरशिप है वो एक्टिव है, उनका लीडरशिप जो है डिसिसिव है, यानी कि पॉलिटिकल और पब्लिक इमेज को भी जो है वो नेतन्याहू अपनी जनता के बीच में बिल्ड कर रहे हैं। एक चीज और भी हमें ध्यान रखना है दोस्तों कि इन्होंने बात की संप्रभुता की और आत्मरक्षा की, सॉवरेनिटी और सेल्फ डिफेंस की। यानी कि इंटरनेशनल लॉ में किसी देश की जब सॉवरेनिटी की बात होती है, संप्रभुता की बात होती है, तो सब उसको आदर देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। और कोई दूसरा देश जब हमला करता है तो उसे अक्सर कानून के नजरिए से जो है वो गलत माना जाता है। अब सेल्फ डिफेंस के बारे में बात हो रही है, तो इसको लेकर अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन के आर्टिकल 51 की बात करें तो यूनाइटेड नेशन के आर्टिकल 51 यूएन चार्टर की बात कर रहे हैं, तो उसके तहत यह बात कही गई है कि कोई भी देश अपने सुरक्षा के लिए जो है वह डिफेंड कर सकता है। ठीक, अगर किसी देश को लग रहा है कि उसको कहीं से थ्रेट है ना, तो पहले से जो है वो अपने आप को कर सकता है। तो कुल मिलाकर अगर थ्रेट अभी भी कभी भी किसी देश को जल्दी आता हुआ दिख रहा है तो वह डिफेंस में कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं यह आर्गुमेंट जो है वो अपने आप में एक नॉनसेंस आर्गुमेंट। तो साथियों, नेतन्याहू का बयान सिर्फ एक्शन जस्टिफाई नहीं करता है, बल्कि यूएस प्रेसिडेंट और डोमेस्टिक ऑडियंस दोनों के लिए अगर हम बात करें तो सिग्नल भी है। लीगल और मॉरल डिबेट जो है वो अभी भी जो है वो जारी है। लेकिन अगर हम भारत के नजरिए से देखें तो क्या भारत के नजरिए से ये सही है ना? तो दोस्तों, भारत के नजरिए से अगर हम बात करें तो ये जिस प्रकार से इजराइल ने 72 घंटे में 6 मुस्लिम देशों के ऊपर हमला किया है, इसका असर भारत पर सीधा और अप्रत्यक्ष दोनों देखने को मिलेगा। जैसे भारत अपनी 60% से ज्यादा कच्चे तेल की जरूरत जो है वो गल्फ कंट्री से पूरा कर रहा है, और इजराइल और अरब के बीच में किसी भी प्रकार का अगर तनाव बढ़ता है या गल्फ क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अस्थिरता बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे, और ये कच्चे तेल के दाम 100 से लेकर $120 पर बैरल तक जा सकते हैं, और इसका सीधा असर भारत के इंपोर्ट बिल के ऊपर पड़ेगा, भारत के ट्रेड डेफिसिट के ऊपर पड़ेगा, भारत में महंगाई बढ़ेगी। जैसे कि 2022 में जब रूस और यूक्रेन का वॉर हुआ तो कच्चे तेल का दाम $120 प्रति बैरल तक हो गया, और भारत को उस समय करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वह झेलना पड़ा। गल्फ कंट्रीज की बात करें दोस्तों तो 80 लाख से अधिक भारतीय जो है वो सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान जैसे देशों में काम करने जाते हैं। अगर इजराइल और अरब कॉन्फ्लिक्ट फैलता है तो गल्फ क्षेत्र में अस्थिरता आएगी और सेफ्टी और जॉब्स के ऊपर भी खतरा होगा। जैसे 1990 के गल्फ वॉर के समय या 2015 के यमन क्राइसिस के समय अगर हम बात करें तो इंडिया ने वहां से लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन राहत चलाया था, आपको याद होगा, यमन से। तो फिर से वही समस्या आएगी। इसके अलावा कूटनीतिक स्तर पर अगर देखें तो हम जानते हैं कि इजराइल जो है वो भारत के स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, चाहे डिफेंस के सेक्टर में देखें, चाहे तकनीक के टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखें, चाहे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में देखें। लेकिन साथ में अगर हम अरब देश की बात करें तो अरब देश जो है वो एनर्जी का एक बहुत बड़ा जो है वो सपोर्टर है। अगर इंडिया ओपनली इजराइल का समर्थन करता है तो अरब देश नाराज हो जाएंगे, और अरब देशों का समर्थन करता है तो इजराइल नाराज हो जाएंगे। तो इस समय इंडिया के लिए बड़ा ही संतुलन बनाकर काम करना होगा। इंडिया को बैलेंस होना होगा, इंडिया को न्यूट्रल होना होगा, इंडिया को केवल शांति का पक्ष लेकर बात करना होगा कि हिंसा जो है वह कभी भी शांति के मार्ग पर लेकर नहीं जाता है। जैसा कि हमने कहा कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर आप बात करें, रक्षा के क्षेत्र में बात करें, तो आपने देखा कि किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के समय इजराइल के ड्रोन ही जो है वो काम कर रहे थे। तो ये समस्या है। और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की अगर हम बात करें दोस्तों तो यूएस, रसिया और चाइना तीनों वेस्ट एशिया में जो है वो दखल दे रहे हैं। अगर इजराइल ईरान या इजराइल गल्फ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा तो वर्ल्ड पावर जो है वो पोलराइज होंगे, और इंडिया को अपनी नॉन अलाइनमेंट प्लस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पॉलिसी को जो है वह स्मार्टली प्ले करना होगा। आर्थिक रूप से इंडिया के ऊपर जो है बहुत ज्यादा असर पड़ जाएगा, क्योंकि तेल अगर महंगे होंगे तो रुपया कमजोर होगा, रुपया कमजोर होगा तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ेगी, आरबीआई का जो इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर दबाव आएगा।
और जो शिपिंग लेन आपको देखने को मिल रहा है, चाहे हम रेड सी की बात करें, स्वेज कैनाल के बारे में बात करें, तो रिस्की हो जाएगा और इंडिया से यूरोप के जो व्यापार है वो भी प्रभावित होंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमला जो है, इस हमले के बारे में बात करें तो भारत के लिए यह बड़ा ही तनाव की स्थिति जो है वो है, और भारत को इसमें बहुत स्मार्ट तरीके से जो है वो प्ले करना होगा। वैसे भी भारत के पड़ोस की स्थिति उतनी सही है नहीं। श्रीलंका हमने देखा, हमने बांग्लादेश देखा, अब हम नेपाल को देख रहे हैं। और आपको ध्यान रखना होगा कि ये सारे के सारे सार्क कंट्रीज हैं। सार्क कंट्री की बात करें तो अफगानिस्तान की स्थिति आपको पता ही है, पाकिस्तान आप देख ही रहे हैं, श्रीलंका हिल ही गया, बांग्लादेश हिल ही गया, नेपाल की बारी है, और शार्क में अब बचा है भूटान और इंडिया। यानी कि भारत के पड़ोस में तो स्थिति ऐसे ही अस्थिर हुई है। और दूर की अगर हम बात करें तो भारत के सामने एक कंडीशन ऐसी आ गई है कि किसके साथ हम खड़े रहें। एक के साथ खड़े तो रहे तो दूसरा बुरा मान जाएगा, दूसरे के साथ खड़े रहे तो पहला बुरा मान जाएगा, और किसी के साथ नहीं खड़े रहें तो दोनों बुरा मान जाएंगे। आप बताइए, आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से बताइए। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।